वेलकम बैक नाजरीन, जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तो सबसे पहले बात होगी कि अमेरिका ईरान कशीदगी के पाकिस्तान पर खौफनाक असरात बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने कल 35 पैसे कम करके आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपए महंगा कर दिया है। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का इजाफा हो गया, जबकि शहरी फट पड़े हैं। बेशतर पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराए बढ़ा दिए हैं। अब आप देखिए ना, इसका इम्पैक्ट तो पूरा ओवरऑल महंगाई पर तो पड़ेगा। खैर, प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से तो बात करेंगे। मौसम के हवाले से भी आपको बताएं कि मानसून का ताकतवर स्पेल पंजाब के कई शहर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मंडी, बहावुद्दीन और गुजरांवाला में रिकॉर्ड बारिश के बाद सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और 5 से ज़्यादा मौत रिपोर्ट हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बुरा हाल है। बारिशों जो फ्लैश फ्लड ने खैबर और चित्राल का नक्शा ही समझे बदल कर रख दिया है और 2 दिन में 12 हलाकतें हुई हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इतने हैवी स्पेल के लिए तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर हमलों का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। मुसलसल 11वें रोज़ भी हमले किए गए, कई शहरों में बमबारी की गई। खत्ते में अमरीकी तंसीबात मुसलसल ईरान के निशाने पर हैं। कुवैत में फिर मिसाइल दाग दिए गए हैं और खबरदार किया कि जौहरी तंसीबात पर हमले की गलती की तो अमरीकी मुफादात और साथ ही जो इत्तेहादी हैं उनको हदफ बनाया जाएगा। बिल्कुल जी, और ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। जंग में अब तक $37.5 अरब फूंक चुके हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का एतराफ़ ये सामने आया है और सेनेट की फंड्स कमेटी के पीट हैक्सेस से सख्त सवालात इस मौके पर भी हमें देखने को मिले हैं। कहा कभी कहते हैं जंग ख़त्म हो गई है, कभी कहते हैं नहीं हुई है। कौन सी बात दुरुस्त माने, ये उनकी जानिब से पूछा गया। अमरीकी सदर ने एटमी मवाद तबाह करने के लिए ईरान में पिक एक्स माउंटेन पर बड़े हमले की धमकी दी है और बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। सिचुएशन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर इस हवाले से भी एनालिसिस सामने रख सकें। इसके अलावा कराची में दिल दहला देने वाला एक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने माजूर शख्स की जान ले ली। 4 साल का बच्चा जख्मी हो गया। बेटे ने बताया, हम फूल बेचकर घर का गुजारा करते हैं। तो शीरी, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बच्चा अगर यतीम हो गया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा शख्स उसकी कफालत करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा इशू है उस पर सबसे पहले बात करेंगे। अमेरिका ईरान कशीदगी के पाकिस्तान पर खौफनाक असरात सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना तयन के अवाम की जो रही सही कसर है ना, वो भी निकाल दी है। हुकूमत ने कल 35 पैसे कम करके आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपए महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा डीजल की नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसको ना सोवियत थोड़ा सा समझा भी देते हैं नाज़रीन की आसानी के लिए। जो बात हम कल कर रहे थे, जो खबर हमने कल दी थी आप लोगों को इसी प्रोग्राम में, वो ये थी कि जी ओगरा रेगुलर बेसिस पर जो है वो कीमतों का तयन करेगा। फिर जो भी इसके मुकर्ररा निर्ख होंगे वो तय होंगे, यौमिया बुनियाद पर वो तय होंगे और फिर जो कीमतें हैं उसका एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी होगा। ये बात तो कल हमने आप तक पहुंचा दी थी और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देखें। कल चंद ही पैसे कम हुए थे जिसके पे हम ये बात कर रहे थे कि इतना बड़ा एहसान आपने कैसे कर दिया आवाम पर, और आज देखें कि उन्हीं कीमतों का तयन करते हुए यौमिया बेसिस पे जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब नई कीमतें सिर्फ आज तक के लिए हैं, यानी कि मैं ये जो तमहीद मैंने बांधी है वो नाज़रीन को ये समझाने के लिए है कि ये आज के लिए है, क्योंकि कल क्या होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों ने प्रोग्राम देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो कीमतों का तयन है अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़ जाहिर सी बात है अवाम फट पड़े हैं। क्योंकि पहले कुछ हद तक एक मेंटली रिलैक्सेशन होता था, आपको पता होता था शुक्र है सुकून से ये हफ्ता गुजरेगा और जो भी पेट्रोल बम गिरेगा वो बाय द एंड ऑफ द वीक गिरेगा, यानी कि जुम्मे की शाम में या फिर हफ्ते को ये अनाउंस होता था। लेकिन अब यौमिया बेसिस पे आप उठेंगे और सबसे पहले जी आपने चेक करना है कि जी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या है। तो अवाम की जानिब से बहुत सख्त रद्द अमल आया है और ये कहा गया है कि ये तो क्या मजाक लगा रखा है। समा की टीम ने बात करने की कोशिश की अवाम की जानिब से, क्या उनका रिएक्शन है। खबर भी अंदाज नया की टीम ने ये जानने की कोशिश की, आपको भी ज़रा दिखाते हैं। कम होने में 35 पैसे ही होते हैं और बढ़ाने में 50-50 100 एक साथ बढ़ा रहे हैं। जो इंसान कमा रहा है वही पेट्रोल में लग रहा है, इंसान घर पे क्या लेके जाए। आवाम का कोई ख्याल ही नहीं करता, जबकि आवाम इन्हीं के सपोर्ट में खड़े होकर इनको सपोर्ट कर रही होती है और ये आवाम के साथ ऐसे ज्यादती कर रहा है। मजदूर बंदा क्या करे, ठीक है ना, उसका घर राशन ही पूरा हो रहा है और इधर पेट्रोल महंगे पे महंगा करी जा रही है। इनको खुद सोचना चाहिए। आवाम बेचारी सुबह 400 का पेट्रोल डलवाती है, शाम को पता लगता है 500 पेट्रोल हो गया।
वो आटा पूरा करे, घर का खाना पूरा करे, बिजली बच्चे को देखे, क्या देखे वो। गरीब और पिस गया है, पहले इतना पिसा था, अब मजीद पिस गया है, अब उसमें हिम्मत नहीं रही कि उठ सके। चले जी, आवाम की बातें तो आपने सुनी ही ली हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। और वो क्या रद्द-ए-अमल है जी? गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था। और मलिक शहजाद ऐवान ने ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल की हमायत का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी रिलाया तो फिर बिलाखिर इन्हीं रिवाइज कीमतों पर करना है ना, और फिर जो उसका एक अल्टीमेटली कहते हैं ना कि प्रेशर है, फिर आपके ओवरऑल उस पर पड़ता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्यों महंगा आ रहा है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। तो जी ये पूरी चेन है जो फिर अफेक्ट होती है, सिर्फ एक ऐलान से। कहना क्या था उनका, ज़रा आपको सुनाते हैं। डीजल में इजाफा किया गया और आज 7 रुपया फी लीटर डीजल की कीमत में जो इजाफा किया गया, हम इस पर 5% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। हम ट्रांसपोर्टर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन की हड़ताल की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के तमाम जायज मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएं। अच्छा जी, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन पर हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान आमने सामने आ गए हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा ख़त्म हुए। एसोसिएशन ने बुध की रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोल पंप ओनर्स की हड़ताल की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। अब आप देखें कि ये सिर्फ ये एक ऐलान नहीं है, हम देखते हैं कि इस पर जो जाहिर सी बात है, आपका बुनियादी तौर पर जो कम्यूट है वीक डेज हैं, अब वी आर द सेंटर ऑफ द वीक डे। अब उसमें हर बंदे ने अपने घर से निकलना है, ऑफिस जाना है और जाहिर है अपनी गाड़ी निकालनी है, वरना बस है, जो भी कम्यूट है व्हाट्सोएवर, वो किस हद तक अफेक्ट होगा। जब आज आप उठेंगे, किसी ने अगर फ्यूल नहीं अपना टैंक फुल करवाया हुआ या किसी ने थोड़ा बहुत भी अगर उसके पास नहीं है फ्यूल, तो आप समझे कि उसने जो है वो अपने दफातर तक कैसे पहुंचना है। तो अब आप देखिए ना कि बाज़ औक़ात इस तरह के ऐलानात तो हो जाते हैं, ठीक है, उनके मुज़ाकरात, उनके मुतालबात सब कुछ जायज़ होगा अपनी जगह और है भी, लेकिन बात यह है कि सफ़र कौन करता है। सोबिया सफ़र करते हैं अवाम, सफ़र करता है एक आम आदमी जो घर से निकलता है और उसके पास ये बुनियादी सहूलियात ही नहीं होती हैं। डे बाई डे अपना तरतीब बनाया, ये आधा तितर आधा बटेर है। इस वक्त हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर डीलर हैं पिछले 2-3 महीने से नुकसान में जा रहे हैं। चलें जी नाजरीन, ये तमाम गुफ्तगू तो आपने सुनी है, हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और इवेंचुअली जैसे कि शीरी हम पहले बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों से एक पूरी चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा जो इसका तमाम तर मलबा है वो आवाम पर गिरता है। अभी कितनी अजीब सी बात है ना कि आप एक रात सोते हैं, अगले दिन उठ के सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, उसके हिसाब से अपना पूरे का पूरा जो दिन का स्केड्यूल है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली रखना है कि मैंने इतने पैसे खर्च करके, इतने पैसे मेरे लगेंगे किरायों पे, इतने पैसे लगेंगे मेरे पेट्रोल पे। इसके अलावा अगर ये तमाम तर चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो इसके अलावा जो फल है, सब्जियां हैं, ये तमाम तर चीज़ें इफेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि जो अमेरिका ईरान की सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसके असरात पाकिस्तान में पड़ रहे हैं। आज चूँकि खबर बड़ी थी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के वाले से हमने आपको अपडेट किया, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम आपको क्विकली जो आलमी मंडी में तेल की क्या कीमतें हैं वो भी ज़रा आपको बताते हैं। तो जी अब जो रीसेंट स्टैट्स है वो ये है कि बरतानवी ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो वो $92 जो है वो महंगा हुआ है, और अमरीकी खाम तेल की बात करें $85 फ़ी बैरल से वो भी ज़ायद हो गया है। ज़ाहिर है ये कोई आम कीमत तो है नहीं, यानी कि इसका आप इम्पैक्ट अगर हम ये रियलाइज़ करें कि पड़ेगा पाकिस्तान पर, तो ज़ाहिर सी बात इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि फिर इस तरह के जो फैसले होते हैं वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ आइसोलेशन तो नहीं होती, इसका एक सीक्वेंस होता है। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका की जो तोपें हैं वो खामोश नहीं हो रही। ईरान पर हमलों का जो दायरा है वो मजीद फैला दिया गया है। मुसलसल 11वें रोज़ भी हमले किए जा रहे हैं। सिरेक, तबरेज़ और खोजिस्तान में धमाकों की इत्तलात मिली हैं। इसके अलावा बुशहर के नवाही इलाके भी लरस गए। करमानशाह और कनारुक में भी बारूद की बरसात कर दी गई। ईरानी फौज का भी जवाबी वार सामने आया।
کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جوہری تنصیبات پر حملہ جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ اب جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے کہ دونوں ہی جانب سے کوئی بھی بریک نہیں لگ رہی، دونوں ہی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا ہے کہ واشنگٹن نے غلطی کی تو امریکی مفادات اور اتحادی ہدف ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کی جو فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی ہے، وزیر جنگ کی خوب سرزنش کی اس نے۔ بالکل صحیح۔ اور پیٹ ہیگسیت نے یہ اعتراف بھی کیا، جس گفتگو کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ایران کے پاس اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایران جنگ میں اب تک $37.5 ارب پھونک چکے ہیں۔ عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مکمل بجٹ درکار ہے۔ فنڈز نہ ملے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پراپر پروسیس ہے نا کہ ان کو فنڈز وہاں سے اپروو کروانے ہیں۔ اب کمیٹی نے سخت سوالات کیے، کہا کبھی کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس میزائل ہیں، کبھی کہتے ہیں میزائل نہیں ہے، تو کون سی بات درست ہم مانیں؟ یہ ان سے پیٹ ہیگسیت سے سوال کیا گیا۔ اور سینٹ کمیٹی میں بریفنگ کے دوران جنگ مخالف ارکان نے شدید احتجاج بھی کیا اس وقت، اور ایران و فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، نو میٹر کہ وہ ان کی اپنی پارٹی کے بندے وہاں پر بات کر رہے ہوں، کوئی چیز لے کر اگر کانگریس میں یا سینٹ میں آئے ہوں تو اس پر مخالفت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اسپیشلی ہیومینیٹیرین کرائسس کے تناظر میں۔ تو یہ کچھ انسائٹس ہم نے بیسکلی آپ کو اس وقت کے سینٹ اجلاس کی دکھائی کہ جب جو مخالفت کی گئی اور بالخصوص جو ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے، جو بچوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے وہاں پر لوگوں نے، جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے بات کی۔ اچھا، اب جی تنازع کے صفاتی حل کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، جنہوں نے آسیان اجلاس میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ جو بحری گزرگاہوں کی بندش ہے وہ بین الاقوامی تجارت اور کاروبار کے لیے خطرہ ہے، صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مارکو روبیو نے اپنے آسیان کے ایڈریس میں بیسکلی یہ بات کہی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیری ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب خصوصی طور پر ان کی جانب سے بھی یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پانی بند ہوتے ہیں، ان کی بندش کی جاتی ہے، انٹرنیشنل واٹرز ہیں نا بیسکلی، تو پوری دنیا کا جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوگا اس سے۔ تو ہم بالکل یہ صوبیہ یہ والی آپ کی والی بات درست ہے نا کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں بالخصوص آسیان جیسے پلیٹ فارمز کی، تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز جو ظاہر سی بات ہے دیگر ملکوں سے کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب وی کڈ سی کہ اگر اس طرح کے سینٹس میں، سمٹس میں، اجلاسوں میں اگر کوئی بھی چاہے وہ آسیان ہو یا SCO ہو یا واٹ ایور اٹ از، تو اس میں جو کرنٹ جو حالت حاضرہ ہوتے ہیں اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو فریق ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے جو ملک کا نیریٹو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی بیان دیکھیں نا مارکو روبیو کا کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو اس نہج تک آخر لے کر کون آیا، یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ اسٹیٹ آف والا جو ایک معاملہ ہے وہ ابھی تک ایک انڈیفائنڈ معاملہ ہے، یعنی کہ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب اسٹیٹ آف ہارمز اپنے اس پرانے میکینزم سے تو نہیں چلے گا، جبکہ امریکہ کا ایک اپنا موقف ہے اس پر۔ اب انٹرسٹنگلی جو خبر اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اٹس لٹل ڈفرینٹ رائٹ، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران شدت سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن جب تک وہ بامعنی انداز میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمیں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نا تھوڑا سا پاز لیتے ہیں صوبیہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک ایک بامعنی مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بیسکلی آپ یہ ویجولز اور انسائٹس جو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، وہ وائٹ ہاؤس میں جب لبنانی ہم منصب ہیں ان کے جوزف اون، ان سے انہوں نے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا اور ایران کا محاصرہ جاری ہے، ایران کو دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے میں تقریباً 20 سے 25 سال لگیں گے، یہ وہ دعویٰ ہے جو صدر ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری جو سینٹریفیوجز ہیں ان کو نتنز کے جو قریب ہے وہ واقع کولنگ میں منتقل کر دیا، مطلب انہوں نے کہا کہ ایک جو مختلف علاقہ ہے، مختلف لوکیشن ہے، وہاں پر اس کو منتقل کر دیا گیا ہے اور جلد ہی اس مقام پر ہم شدید حملے کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا بیان ہے، ایک طرف یہ کہا جانا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری جانب اس طرح سے بیان بازی کرنا کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں، خصوصی طور پر اس جگہ پر حملے کے لیے جہاں پر انہوں نے اپنی جو جوہری صلاحیت ہے اور جو بھی سینٹریفیوجز ہیں ان کو ٹرانسفر کر
दिया हो वहाँ पर। उनका कहना था कि हौसियों की नाकाबंदी के मामले पर कोई पेशरफ्त हुई तो उससे निमटने के लिए मुनासिब कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि सदर ट्रंप की जानिब से कही गई थी। बिल्कुल, अपने लिबनानी हम मनसब से मुलाकात के बाद उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में की। अब जी, बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के इक़्तिदार संभालते ही पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। वज़ीर आज़म एंडी ब्रहम ने ईरान पर हमले के लिए बरतानवी बेसिस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन पोस्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया कि अमरीकी हमलों से ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। लिखा कि आला क़यादत और जो अस्करी नुकसान के बावजूद ईरान हुकूमत अब भी अपनी बका बरकरार रखने की सलाहियत रखती है और बहरी नाकाबंदी का मुकाबला भी 3 से 4 महीने तक मुमकिन है। पेंटागन ने इराक में हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजी की जो शनाख्त है वो जाहिर कर दी है। सार्जेंट माइकल इमानुअल की उम्र 30 साल और ताल्लुक़ उनका बेसिकली नॉर्थ कैरोलिना से है। तो अब लेट्स सी के इस हवाले से अब आगे क्या चीज़ें मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट की जानिब बढ़ती है। अब एक और अहम पेशरफ ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के लिए बराह रास्त अमरीकी परवाज़ें बहाल करने की मंजूरी दे दी। अब कितना अब इंटरेस्टिंग और कितना एक डिफरेंट फैक्टर है ये परवाज़ें कई दिहाइयों से मुअत्तल थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने ये लिखा है कि लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि तमाम जो अमरीकी एयरलाइंस हैं उनको लेबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी जाए ताकि जो अमरीकी शहरी है वो बहुत आसानी से इस खूबसूरत मुल्क का सफ़र कर सके। आई होप कि जितना वो फैसिनेट कर रहे हैं, जितना वो कह रहे हैं कि खूबसूरत मुल्क का सफ़र कर सके, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे पीस का अमन का रास्ता इस हद तक कायम हो सके कि वहाँ पर चीज़ें वाकई हमेशा अमन रहें और कोई ऐसा हम यही उम्मीद करते हैं, बल्कि दुआ हम यही करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की लेबनान के लिए मुसाफिर परवाज़ें 1985 में उस वक्त मुअत्तल कर दी गई थी जब यूनान के शहर एथेंस से इटली के शहर रोम जाने वाली परवाज़ को हाई चेक करके बैरूत में उतरने पर मजबूर किया गया था। तो ये तमाम तर सिनेरियो था जिसकी वजह से जो परवाज़ें थी वो मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि ये परवाज़ें दोबारा से बहाल कर दी गई हैं और उम्मीद, जैसा कि श्री आपने कहा, कि हम यही करते हैं कि जो पीस है वो अमन है उसका रास्ता ही अपनाया जाएगा। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 4 साल का बच्चा जख्मी हो गया। मुतवफ़ी के बड़े बेटे ने बताया कि वालिद माजूर थे, हम 4 भाई फूल बेचकर घर का गुजारा करते हैं। समा से गुफ्तगू करते हुए बच्चे ने मजीद क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। औरत ने हमारे को बताया, बोला कि उधर आपके वालिद साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। मेरे वालिद साहब पहले फूल बेचते थे तो उनकी टांग टूट गई, उसके बाद फिर हम फूल बेचने लग गए। सही है, तो फिर हम वालिद साहब इधर सो गए थे, हम फेजेड चले गए थे। फेजेड से मैं आया तो देख रहे हैं तो फिर इधर वालिद साहब नहीं है। और जी अब कुछ बात मौसम की, जहां मानसून का ताकतवर स्पेल तबाही मचा रहा है। पंजाब के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। मंडी, बहाउद्दीन और गुजरावाला में रिकॉर्ड बारिश के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक सूबे भर में 5 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ बारिशों और फ्लैश फ्लड ने खैबर और चित्राल का नक्शा ही बदल दिया है। मौसम पर मज़ीद तफसील से आपको आगाह करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम खबर वही अंदाज नया। तो जनाब, सबसे पहले मौसम का हवाल जान लेते हैं ना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट सब पर ही होता है, आपके मूड पर होता है। जहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी होती है। पंजाब की बात करें तो मंडी, बहाउद्दीन और गुजरावाला में रिकॉर्ड बारिश के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस्ड खतरनाक है और अब तक सूबे भर में 5 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरा हाल है, जहां बारिशों और फ्लैश फ्लड ने खैबर और चित्राल का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो इसके अलावा केपी की सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको अपडेट करें कि गुजरात से, जहां पर सुबह 3 बजे से मुसलसल बारिश हो रही है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वहां पर समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? मानसून के ताकतवर स्पेल का आज दूसरा रोज है। आज सुबह 3 बजे से गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने जल थल एक कर दिया है। गुज़श्ता रात वासा हुकाम ने 90% शहरी इलाके से पानी को क्लियर कर दिया था, लेकिन सुबह 3 बजे से जारी रहने वाली इस बारिश ने एक दफ़ा फिर शहर के निशेबी इलाकों को डुबो दिया है। शहर की अहम शाहराहों पर, गली मोहल्लों में पानी जमा है, जिसके बायस आज भी शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ बारिश का ये सिलसिला आज दोपहर 3 बजे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।
तो जी गुजरात की सूरत हाल आपने देखी। हाफजाबाद में भी दूसरे रोज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर के मुतादिद नशेबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। मुख्तलिफ शाहराहों, गली मोहल्लों और बाजारों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कादराबाद के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद से। इम्तियाज, निकासी आपके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से अपडेट करें। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से ही आफसाबाद शहर और इसके गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। आफसाबाद के गली मोहल्ले, सड़कें, नदी नाला का मंजर पेश कर रहे हैं। फैमिली पार्क में पानी है और गुजावती इलाकों की बात की जाए तो जो वनी की ताड़ है, कोलो ताड़ है, पिंडी पट्टियाँ है, जलालपुर पट्टियाँ हैं, वहाँ पर भी बारिश जो है वो जम के बरसी है, जिससे जो है ज़िला भर जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और निकासी आपका जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर है। अगर मैं बात करूँ दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर तो इस वक्त 1,39,000 क्यूसेक पानी जो है उसकी आमद है, जिससे यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। बारिश से जो है कल से पानी में जो है इजाफा नोट किया जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया। और अब बात खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की कर लेते हैं। केपी में मानसून बारिशों सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा कर रख दी है। 2 रोज़ में 12 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि 15 लोग जख्मी भी हुए हैं। चित्राल के मुख्तलिफ नदी नालों में सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा तो इसके अलावा राब्ता पुल भी बह गए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल बहुत ही अलार्मिंग है, जहां वादी नीलम में भी बादल फट पड़े। इसके अलावा गाँव उजड़ गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दरियाओं में तुगयानी, नदी नाले भी बिफर गए। बालाई इलाकों में मानसून ने तबाही मचा दी। नौशेरा में मूसलाधार बारिश, अकोड़ा खटक के मकाम पर सैलाबी रेले। अपनी मदद आप के तहत 12 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। घरों, मार्केटों, मसाजिद और गली मोहल्लों में कई फीट पानी। आदमजई में फंसे 6 अफराद को भी बचा लिया गया। सवाबी में सैलाबी पानी स्कूलों में जा घुसा। तहसील रजड़ में घर डूब गए। मर्दान के गली मोहल्ले भी पानी की नजर। मुसलसल बारिशों से दरियाए स्वात और दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद होने लगी। हुक्काम ने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी। इधर आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बादल फट पड़ा। 8 मकाम का गांव उजड़ गया। रिहायशी मकानात और बागात मलिया मेट। मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। इलाके में वाटर सप्लाई मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेला मुतअद्दिद राब्ता पुल भी बहा ले गया। पाक फौज और दीगर रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। नाजरीन, डेरा इस्माइल खान शहर और गिरदोनवा में भी सूरत हाल बहुत ही अबतर है, जहां मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है और निकासी आपका जो निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासिर होने के बाद शहरियों को शदीद जो मुश्किलात है उनका सामना है। और देखिए, आपके साबिक वज़ीर आला का हल्का इंतखाब भी पानी में डूब गया है और कई इलाके झील का मंजर पेश करें। इनकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो जाकर वोट मांगते थे कि यहाँ पर बेहतरी के काम होंगे। ये हाल है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा समा अहमद नवाज मुग़ल से। अहमद, क्या सूरत हाल है, ज़रा दिखाइए और बताइए भी हमें। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में जो है अल सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश है और बारिश से जो है गर्मी का ज़ोर टूट गया है। इसके अलावा जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। साथ ही में अगर हम शहर की बात करें तो शहर झील का मंजर पेश कर रहा है और तमाम बाज़ारों में, गलियों में जो है 2-2 से 3-3 फुट जो है वो पानी ठहरा हुआ है। शहरियों का कहना है कि महकमा वासा की सफाई का जो दावे थे उनकी कलाई खुल चुकी है। दावे ही रह जाते हैं, यही होता है। अब जी, पानी तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, पेट्रोल ने भी तबाही फेर दी है। जहां अमेरिका ईरान कशीदगी के पाकिस्तान पर खौफनाक असरात पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना तयन ने अवाम की रही सही कसर भी निकाल दी है। हुकूमत ने कल 35 पैसे कम करके आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपये महंगा कर दिया है। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत की बात कर लें तो 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। और नई कीमतें सिर्फ आज तक के लिए हैं, कल क्या होगा सुबह उठकर ही पता चलेगा। हुकूमत इकदाम के खिलाफ ये अवाम फट पड़े हैं, कहते हैं कि ये क्या मजाक लगा के रखा है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इवेंचुअली अवाम पर ही तमाम तर असर है वो पड़ता है। पेट्रोल बंद कर दिए जाएंगे तो हमें वैसे ही काम तो है नहीं यहाँ, सही है, और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है रोज़ाना। अब बस हम लोग भी बंद करके बैठ जाएंगे और क्या, भूखे मरेंगे। बहुत गरीब बंदे हैं, बहुत हम लोग 40,000 महीना कमाने वाले हैं, बचत तो होती ही नहीं है। यानी कि हम लोग दिन के तो हम लोग 300 के पेट्रोल पे चले जाते हैं। अभी आप मुझे पता है हम लोग करें तो क्या करें। भले बंद हो जाए, हम तो बोलते हैं पूरे पंप बंद हो जाए पूरे शहर के,
मुल्क क्या बंद हो जाए। भाई ये लोग तो समझो 3 रुपया कम करते हैं, सही है, 10 रुपया बढ़ा देते हैं, ये तो साहब है। अवाम की बातें तो आपने सुनी ही है। वो कहते हैं ना, तेल देखो, तेल की धार देखो। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $92 से भी तजावुज़ कर गया है, जबकि इसके अलावा जो अमरीकी खाम तेल है वो $85 फी बैरल से भी ज़ायद ट्रेड हो रहा है। तो जैसा कि हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो एक बार फिर से आपको बताते चले कि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $92 से भी तजावुज़ कर गया है। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल $85 फी बैरल से भी ज़ायद पर ट्रेड हो रहा है। और वो जो आपने जैसे शुरू में कहा ना कि तेल देखो, तेल की धार देखो, और मैं तो कहूँगी कि अब इसके बाद जो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें होंगी और जो अब उतार चढ़ाव आएगा ज़रा वो भी देखें, और उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि जब भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऐसे शीरी। और एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन को जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $92 से भी तजावुज़ कर दिया है। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल $85 फी बैरल से भी ज़ायद पर ट्रेड कर रहा है। और इवेंचुअली जब पाकिस्तान में इस बात का फैसला कर लिया गया है कि तमाम तर जो कीमतें हैं उनका तायुन वो रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, तो इस तरह से जब उतार चढ़ाव होगा तो इवेंचुअली पाकिस्तानी मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और तेल की कीमतों के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आलमी स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान है, बहुत अहम इशू है। अब जिक्र इंतहाई अहम इशू का। पाकिस्तान में कौमी तालीमी इमरजेंसी के ऐलान को 2 साल से लगभग ज़्यादा अरसा तो गुजर गया। आपको याद होगा वो एक स्टेटमेंट कि इस वक्त मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी है, लेकिन आज भी 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब इसकी वजूहात हैं क्या? यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बहुत खतरनाक सूरत हाल साझा की है। अलीना शाहिद ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 2 करोड़ 51 लाख थी, मगर यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 2 करोड़ 62 लाख से भी जायद है। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत, सिन्फी इम्तियाज, स्कूलों का घरों से दूर होना, बच्चों को मुशक्कत पर मजबूर करना और तालीम से मुतल्लिक मनफी समाजी रवैये और हुकूमती अदम दिलचस्पी करोड़ों बच्चों को तालीमी निज़ाम से बाहर रखने की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान तालीम का बजट कम से कम होता जा रहा है, तब तक पॉसिबल ही नहीं है, जब तक उनको शऊर ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गैप है, कि पैसे हमने इस पे लगाने हैं। ये पुल और सड़कें बना देना और हर जगह अपनी तस्वीरें लगा देने से शऊर नहीं बनता, तालीम से कौमें बनती हैं। 2024 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एजुकेशन इमरजेंसी लगाई, मगर इसके बावजूद स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में कमी न आई, उल्टा इजाफा हो गया। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं, इस पर अमल दरामद कराना असल चैलेंज है। जो मुल्क होता है उसकी तरक्की का एक बहुत बड़ा मेजर जो वेट होता है वो एजुकेशन पे होता है। तो अगर हमारे मुल्क में जस्ट 1% GDP का तालीम के लिए मुकर्रर है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम में बेहतरी आएगी। हुकूमती दावों के बरक्स तालीम से महरूम बच्चों की तादाद में इजाफा हुकूमती इक़दामात पर सवालिया निशान है। अगर तालीम को हकीकी कौमी तरजीह ना बनाया गया, फंडिंग में इजाफा और मौसर इस्लाहात ना हुई, तो स्कूल से बाहर बच्चों का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। नाजरीन, अलीना शाहिद की रिपोर्ट तो आपने देखी ही है। अगर देखा जाए सूबाई सतह पर तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इमरजेंसी है। वो दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। केपी में 13 साल पहले तालीमी इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन आज भी 49 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सवाल ये है कि वो इमरजेंसी फिर क्या ही इमरजेंसी थी कि जिस पर अभी तक वो चीज़ काउंटर नहीं हो पाई है। इरफान मूसज़ी ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं ज़रा वहाँ क्या सूरत हाल है केपी की। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हक आज भी लाखों बच्चों को मुयस्सर नहीं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 49 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें 29 लाख बच्चियां और 20 लाख लड़के शामिल हैं। हुकूमत हर साल एनरोलमेंट मुहिम के जरिए लाखों बच्चों को स्कूलों में लाने के दावे करती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ उन दावों के बरक्स हैं। महकमे तालीम की दस्तावेज़ के मुताबिक रवां साल सरकारी स्कूलों में 11,61,203 नए दाखिलों का हदफ मुकर्रर किया गया, ताहम अब तक सिर्फ 4,41,623 नए दाखिले हो सके, यानी हदफ का सिर्फ 38% हासिल किया जा सका। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए मजमूई तौर पर 19,72,338 नए दाखिलों का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर मजमूई तौर पर सिर्फ 8,90,302 नए दाखिले रिपोर्ट हुए। देखिए, बच्चों की तादाद निस्बतन बच्चों की कुछ ज़्यादा है,
باقی جو 4.9 ملین کی فگر آ رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ڈیجیٹل سینسس 2023 کا کیا تھا 280 یہ فگر ہے. اس کے بعد سے ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ انرولمنٹ کافی بڑی ہے. اساتذہ تنظیموں کے مطابق سرکاری اسکولوں میں سیمسٹر سسٹم کے نفاذ، نئے تعلیمی سیشن کے آغاز میں تاخیر اور درسی کتابوں کی بروقت عدم فراہمی نے داخلہ مہم کو شدید متاثر کیا. جو سیمسٹر سسٹم آیا درمیان میں معاملے اس کی کئی بار گورنمنٹ کو اور اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علم میں یہ لایا کہ یہ انرولمنٹ پہ بہت زیادہ اثر کرے گا، کیونکہ مارچ کی بجائے آپ مئی میں لے جا رہے ہیں تو انرولمنٹ کمپین متاثر ہوگا، اور وہی ہوا. جو اہداف دیے گئے ہیں وہ سست ہے، اس لیے کہ چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں میں والدین بچے تو اسکول میں نہیں لاتے. تعلیمی ماہرین کے مطابق جب تک سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات، اساتذہ کی دستیابی، درسی کتب کی بروقت فراہمی اور تعلیمی سیشن کا بروقت آغاز یقینی نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک تعلیم ہر بچے کے لیے کا نعرہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا. کیمرامین عابد خان کے ساتھ عرفان موسیٰ، سما، پشاور. اچھا جی، تو شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے، یہ دونوں کو تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کی کیا سٹیٹس ہیں. اب سندھ کی بات کرتے ہیں، جہاں بھی لاکھوں بچے تعلیم کے حق سے محروم ہیں. جب تک یہ بچے اسکول کی دہلیز تک نہیں پہنچتے نا ناظرین، قومی تعلیمی ایمرجنسی سمجھیں کہ ایک محض اعلان ہی رہے گی. بالکل درست بات ہے. حامد الرحمان نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں. 2 سال پہلے قومی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی، مگر سندھ میں لاکھوں بچوں کی زندگی آج بھی نہیں بدلی. کتابوں کی جگہ اوزار اور خواب آج بھی ادھورے ہیں. نجی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 77 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، لیکن صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں جو ادارے رپورٹس بناتے ہیں وہ اعداد و شمار کو درست ظاہر نہیں کرتے. چیلنج بہت بڑا ہے کیونکہ ریسورسز نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے ہمارے پاس. پرائم منسٹر صاحب نے ایجوکیشنل ایمرجنسی کا تو نفاذ کر لیا، مگر سپورٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. سپورٹ کوئی ہمیں نہیں ملی ہے. فقط یہ جو ڈیمیج ہوئے تھے اسکول، اس میں سے کوئی 481 اسکولز کے لیے ہاف فنڈنگ، آدھی رقم فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کی، وہ اسکولز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ماہرین کہتے ہیں آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے. فاسٹ ٹریک کوالٹی پرائمری ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے لو انکم اسکولز جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے ساتھ ایک کولیبریشن کے ساتھ یہ اسکیم چلائی جا سکتی ہے. وزیر تعلیم نے سما سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ عالمی اداروں کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھا رہے ہیں. 2 سال پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان اس امید کے ساتھ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، لیکن آج بھی سندھ میں لاکھوں بچے اسکول نہیں جاتے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حامد الرحمان، سما، کراچی. اچھا دیکھیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک مسئلہ تو ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب حامد الرحمان کی رپورٹ آپ نے دیکھی، وہ ماہر تعلیم شہزاد قمر نے پری اسکولز اور جو فاسٹ ٹریک ایجوکیشن سسٹم ہے قائم کرنے کا مشورہ دیا گفتگو میں انہوں نے، اور حکومت نے بر وقت کوئی حکمت عملی اگر نہیں اپنائی تو مسئلہ مزید سنگین بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی انہوں نے کہا. تو حامد الرحمان سے گفتگو میں ان کا کیا ایگزیکٹلی کہنا تھا، ذرا سنواتے ہیں آپ کو. دیکھیں، اسکولوں سے باہر طلبہ ملک بھر کا مسئلہ ہے. جس طرح ملک کے باقی حصوں میں ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے، اسکول نہیں جا پاتی، اسی طرح ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ میں بھی ہے. سندھ میں ایسے کیا حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائے کہ ان طلبہ کو اسکولوں میں واپس لایا جا سکے؟ ہمارے ساتھ اتالیق فاؤنڈیشن کے CEO شہزاد قمر صاحب موجود ہیں. پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر پری اسکولز کھولے جائیں. اگر مسجدوں کے اندر، اگر اسکولوں کے شام کے اوقات جبکہ بلڈنگز خالی پڑی ہوئی ہیں 2-2 گھنٹے کے فاسٹ ٹریک ایجوکیشن سسٹم چلائے جائیں اور ان بچوں کو 4 سے 6 مہینے کے اندر تیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ واپس اسکول میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کر واپس 4ویں کا 5ویں کا 3ری کے نصاب کو پڑھ سکتے ہیں. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی. اب ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب میں اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک سنگین تعلیمی بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے. پنجاب کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان میں تعلیم سے دور جو بچے ہیں وہ مسئلہ سب سے زیادہ شدت سمجھا جا رہا ہے، شدت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. غربت، چائلڈ لیبر، اسکولوں کی جو کمی ہے، اس کے علاوہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے پابندیاں، وہ سہولیات، بنیادی سہولیات نہیں ہے، فقدان ہے، بچوں کے اسکول سے باہر رہنے کی یہ بڑی وجوہات میں شامل ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ کیوں بچے اسکول سے باہر ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں لاہور سے. دانیال عمر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر آگے چل کے مزید بھی بات کرتے ہیں.
पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, मगर वो तालीम से महरूम हैं। इनमें से 44% का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ 17 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 66% का ताल्लुक देही इलाकों से है, जबकि 34% का ताल्लुक शहरी इलाकों से है। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की बड़ी तादाद का ताल्लुक राजनपुर, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। इन अजला में तकरीबन 55% से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तहकीक के मुताबिक पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चे मिडिल स्कूल की सतह पर तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। सूबे में इस वक्त प्राइमरी स्कूल के 30%, मिडिल स्कूल के 34%, जबकि हाई स्कूल के 60% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो ये बहुत अहम मसला है। खबर पे अंदाज़ की टीम ने इस पर मुकम्मल तौर पर जो एक मुफस्सल अंदाज में सूरत हाल है मुख्तलिफ सूबों की वो सामने रखने की कोशिश की, ताकि अरबाब इख्तियार इस पर कुछ होश के नाखून ले। बड़ी खबर दे, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की गई है। आपको यहाँ अपडेट करते चले अहम खबर से। बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की गई है। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, बताइए क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन कायम करने के लिए एक मुतहरिक किरदार अदा किया है और अमेरिका ईरान जंग रुकवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था और पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांगी है। इसी मद में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की गई है और बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका से 5 अरब माली सहूलत की दरख्वास्त की गई है और माली सहूलत मिलने से रुपये पर दबाव कम हो सकता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जो है वो बढ़ सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने फौरी तौर पर इस पर रद्द ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अमरीकी हुकाम से मुलाकात में ये माशी ताउन पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों पर बेहतर रसाई के लिए भी अमरीकी हमायत मांगी है। 10 अरब डॉलर की सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत हो सकते हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को माली इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। ठीक है, ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते कि मौसमियाती तब्दीली कुदरती हुस्न के लिए कातिल का रूप धारती जा रही है। आपको इसकी सिर्फ एक मिसाल देते हैं कि जब किसी शहर से चिड़ियाएँ रुखसत होने लगे ना नाजरीन, तो समझ लीजिए कि जो आपके पास कुदरती तौर पर जो हुस्न है वो समझे कि खतरे की घंटी बजा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हर घर के आंगन में चहचहाहट सुनाई देती थी ना, वो अब बहुत ही मदम होती जा रही है। क्या वजूहात हैं, रिपोर्ट कर रही हैं फरवाली। कभी इस शहर की सुबहें चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी, हर शाख पर जिंदगी गुनगुनाती थी, हर आंगन में फितरत की धुन सुनाई देती थी। मगर आज ये आवाज़ें कहीं खो गई हैं। आखिर इन मासूम परिंदों ने इस शहर का साथ क्यों छोड़ दिया है, आइए जानते हैं। मौसमियाती तब्दीली, तेजी से बढ़ती आबादी, दरख्तों का कटाव और गैर कानूनी शिकार, ये सब मिलकर कराची से घरेलू चिड़िया को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर रहे हैं। शहरी भी कहते हैं कि बरसों से चिड़िया की चहचहाहट सुनने को नहीं मिली। बचपन में एवरी टाइम आई यूज़ टू वेक अप एंड लॉन के अंदर जाना एंड चिड़ियाएँ वगैरह होती थी, तो इट्स जस्ट अ बिग डिफरेंस। अब ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये पाकिस्तानी चीज़ नहीं है, मतलब ये ग्लोबली ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैंने क्या हज़ारों लोग नोटिस कर रहे हैं यही सेम चीज़ के सारी चिड़ियाएँ उनकी आवाज़ें जा रही हैं। इनफैक्ट वो आवाज़ें रिप्लेस हो रही हैं, नॉट जस्ट बाय ये जो गाड़ियाँ हमारे सामने गुजर रही हैं। नेचुरली तो बहुत टाइम हो गया आवाज़ सुने हुए, देखे हुए। गुज़िश्ता 30 सालों में कराची में घरेलू चिड़िया की तादाद में 70% कमी आई है। 2024 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से कराची के 5% रकबे पर एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक कराची में सिर्फ 9035 चिड़िया रिकॉर्ड की गईं, लेकिन अब उसकी तादाद में मुसलसल कमी आती जा रही है। शहरों में कंक्रीटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो चिड़ियाएँ जो है उनको अपने रहने के लिए, उनको अपने मस्कन जो है उनके घोंसले में वो आके रहते तो नहीं हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जगहें जब मैसर नहीं है तो यकीनन उसका उनकी आबादी पर असर पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कराची टू हैदराबाद जाएँ तो लेफ़्ट राइट पे काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है
اور کافی سوسائٹیز بن چکی ہیں. وہ جو وہاں کی لوکل اسپیشیز تھیں وہ اتنی زیادہ کم تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن ظاہر اثر تو ہوا ہے ان پر. ماہرین کے مطابق سندھ میں گھریلو چڑیا اور سندھ چڑیا پائی جاتی ہیں. دونوں کی تعداد میں مسلسل کمی ماحول کے لیے تشویشناک ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ چڑیا صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ ایک صحت مند ماحول کی نشانی ہے. اگر ہم نے درختوں، سبزے اور ان ننھے پرندوں کے مسکن کو محفوظ نہ بنایا تو آنے والی نسلیں صرف کتابوں میں ہی ان پرندوں کے حوالے سے جان سکیں گی. کیمرامین محمد عاطف کے ساتھ فروا علی، سما، کراچی. اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. آپ سے ہوتی ہے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.